Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss organosulfur compounds, and this is first lecture of 6th semester of BSc 3rd semester Organic Chemistry. So this is our first lecture of organosulfur compounds. First of all, what is organosulfur compounds? Organo means carbon. Organo means carbon. Sulfur अगेन एक एलिमेंट है सल्फर. तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सल्फर एलिमेंट होता है, उन कंपाउंड्स को क्या बोल देंगे? ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स. सो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड हैविंग सल्फर एज ए हेट्रो एटम. ओके, अब देखिए जो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन वाले कंपाउंड होते हैं. तो इस रिगार्ड में हम फर्स्ट जो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड है उसको डिस्कस करते हैं जिसका नाम है थायोल्स. सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं थायो ईथर. दो को ही देख लेते हैं, दो को डिस्कस कर लेते हैं. अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अल्कोहल के लिए जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? ROH. अगर आप अल्कोहल के इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हो सल्फर के साथ, दैट इज RSH, तो नाम क्या हो जाएगा? थायोल. अल्कोहल के ऑक्सीजन को रिप्लेस किया सल्फर के साथ तो कंपाउंड का नाम हो गया है थायोल. ओके, थायो वर्ड किसके लिए आता है? थायो मीन्स सल्फर. बिल्कुल सिमिलर वे में ईथर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा भाई? जनरल हम बोल सकते हैं ROR. यहां पर भी अगर आपने इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है सल्फर के साथ, RSR बना दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? थायो फॉर सल्फर एंड ईथर फॉर फंक्शनल ग्रुप. सो आप बेसिकली क्या कह सकते हो कि जो अल्कोहल है उनके साथ 100% रिजेंबलेंस कौन शो करता है? थायोल्स. ईथर के साथ शो करते हैं थायो ईथर्स. तो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड क्या हो गए? ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड having sulfur as an heteroatom, and this word thio is used for sulfur. Now our first topic of organosulfur compound chapter is thiols. तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? थायोल्स. थायोल्स. तो थायोल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया. कोई आपसे पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा भाई थायोल्स में, तो क्या बताएंगे? फंक्शनल ग्रुप क्या है? SH. अल्कोहल का क्या होता है? OH. थायोल्स का क्या हो जाएगा? SH. इसके अंदर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं थायो. प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स जो वर्ड से पहले आते हैं, मेन वर्ड से जो बिफोर जिसको यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स क्या होगा? थायो. ओके, थायोल्स में हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप आपका थायोल है. थायो प्रीफिक्स है जो इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर ऑफ थायोल्स. नोमेनक्लेचर. जनरली नोमेनक्लेचर के लिए अपने पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं. फर्स्ट सिस्टम हम IUPAC सिस्टम से नोमेनक्लेचर करते हैं और सेकंड हम कॉमन सिस्टम के रिगार्डिंग. IUPAC जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपाउंड्स को जिस नाम से जाना जाता है वो हम यहाँ पर इसके कंपाउंड का नाम बताते हैं. कॉमन सिस्टम में जैसे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड मिला कहाँ से है, या फिर किसने इस कंपाउंड की डिस्कवरी की है, या फिर उसका टेस्ट स्मेल किस टाइप का है, उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कई बार उसको नाम दे देते हैं कॉमन सिस्टम के थ्रू. ओके, सो नोमेनक्लेचर के अपने पास यहाँ पर अगेन क्या रहेंगे? दो सिस्टम, एक कॉमन. अगर कॉमन सिस्टम में आप क्या करते हो? नोमेनक्लेचर करते हो तो आपको एक नाम ऐड करना पड़ेगा जिसको क्या बोलोगे? मर्केप्टेन. और मर्केप्टेन किसके लिए यूज करते हैं? सल्फर के लिए मर्केप्टेन. ओके, जैसे कि
मिथाइल मर्केप्टेन, इथाइल मर्केप्टेन, ये आपके पास CH3SH है, मिथाइल मर्केप्टेन, ये क्या हो गया, इथाइल मर्केप्टेन। अगर आप IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हो तो आप क्या लगा दोगे, थायोल। जैसे अल्कोहल में ओल लगाते हो ना, तो थायोल में क्या लगा दोगे, थायोल। IUPAC सिस्टम में आपको अल्कोहल के ओल की जगह क्या लगा दोगे, थायोल, और कॉमन सिस्टम में क्या यूज करोगे, मर्केप्टेन। सो दिस वाज द बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ थायोल्स. Now the next one is nomenclature of some compounds like, बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. देयर आर 2 कार्बन एटम्स. सो compound having 2 carbon atoms is known as eth. And secondly, there is only single bond. So ethane. Also SH एज ए फंक्शनल ग्रुप, और SH फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, थायोल. तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेन थायोल. 2 कार्बन है तो ईथ बोलेंगे, साथ में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, और SH एक फंक्शनल ग्रुप है तो नाम हो जाएगा थायोल. सो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथेन थायोल. ये नेम किस में है, IUPAC सिस्टम में. अगर आप इसी कंपाउंड का नाम लिखते हो कॉमन सिस्टम में, तो कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा इसका, कॉमन सिस्टम में नाम क्या हो जाएगा भाई, ये एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज कर लो. तो सब्सटीट्यूएंट क्या हो गया, इथाइल. साथ में क्या बताया था कॉमन सिस्टम में लगाने के लिए, मर्केप्टेन. तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मर्केप्टेन, इथाइल मर्केप्टेन. Now the next example is like this. So what will be the name of this compound in IUPAC system? कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, and compound having 4 number of carbon atom are known as butane, and this is butane thiol. और अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल मर्केप्टेन. ओके, दिस इज ब्यूटाइल मर्केप्टेन. तो ये नोमेनक्लेचर है कुछ कंपाउंड्स का. इस नोमेनक्लेचर को हमें डिस्कस करना है कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कॉमन सिस्टम में कैसे करते हैं, IUPAC सिस्टम में कैसे करते हैं. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल फीचर्स. थायोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, थायोल में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर. थायोल की स्ट्रक्चर क्या होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर जो है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 16. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आ जाएगा, 4 हो गया ना, 16. ठीक है. और हमें ये पता है कि जो थायोल सिस्टम है ये कुछ इस टाइप का है, RSH वाला. ओके. अब देखो जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलते हैं, और यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आपका s ऑर्बिटल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका p ऑर्बिटल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. तो फर्स्टली एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, और फिर हम जो अनदर इलेक्ट्रॉन है वो एक p ऑर्बिटल में आ जाएगा. तो ये हो गया पर 3p4. अब देखिए जो आपका थायोल सिस्टम है, इस थायोल सिस्टम के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, फर्स्ट सिग्मा सेकंड सिग्मा. तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है. 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो एक तो ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. तो हमने ये देखा कि सल्फर के पास 2 तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, जो किसके साथ बनाता है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट और हाइड्रोजन के साथ. और 2 ऑर्बिटल्स में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन.
और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? एज ए लोन पेयर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो थायोल्स हैं इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये रहेगी sp3। ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप की अगर हम बात करेंगे तो शेप क्या होगी? बेंट शेप होगी। शेप कैसी होगी? बेंट। क्यों बेंट शेप है भाई? क्योंकि दो तो इसके पास लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर हैं। लोन पेयर को तो इन्वॉल्व नहीं करते शेप के अंदर हम, तो यहाँ पर बोल देंगे कि एक बेंट शेप है। या फिर हम इसको जैसे वी शेप होती है ना, वी शेप, इस वी शेप भी बोल सकते हैं। बेंट शेप बोले या फिर हम इसको वी शेप बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि जो आपकी थायोल है, इस थायोल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हमने देखा कि थायोल में जो सल्फर है उस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप बेंट है, दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये था ज्योमेट्री स्ट्रक्चर ऑफ थायोल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए हमने देखा कि जो सल्फर और जो आपका थायोल और जो सल्फर होता है ये आपकी ऑक्सीजन है, जैसे ये लगा लो अल्कोहल है, और ये आपका क्या है? थायोल है। अब हम अगर इनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये भी बॉन्ड एंगल है और यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल है। दोनों में अगर आर एच सेम रखते हैं तो बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कार्बन सल्फर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल लेस होता है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल से। क्या देखा हमने कि जो आपका ये कार्बन सल्फर हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है, ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल से स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होगा भाई? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये अपने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाउंडेड रखती है। स्मॉल साइज है, ठीक है, इसलिए रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। और सल्फर का साइज बड़ा है जिसकी वजह से रिपल्शन कम हो पाता है, और रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पोलैरिटी। किसकी पोलैरिटी? कि जो आपका एक बॉन्ड है SH, सेकेंड बॉन्ड है OH, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? विच वन विल बी मोर पोलर? पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द OH बॉन्ड विल बी मोर पोलर। पोलर कौन होगा? OH बॉन्ड। OH बॉन्ड पोलर रहेगा। क्यों पोलर होगा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो सेम है, चेंज किस में है? यहाँ पर ये सल्फर है और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा पोलर बॉन्ड बनाएगा। तो OH बॉन्ड पोलर है ज्यादा और SH बॉन्ड लेस पोलर है। ये रहेगा पोलैरिटी के रिगार्डिंग कि SH बॉन्ड इज लेस पोलर while OH bond is more polar। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स का कि ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होते क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि थायोल्स क्या होते हैं, थायोल्स का नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, थायोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, और बॉन्ड एंगल क्या होगा कार्बन सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल में से कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया वो क्या है? विच इज मोर पोलर, SH बॉन्ड और OH बॉन्ड।